Hello students, welcome to your own channel Dhaval Shah Engineering. Hope you like our videos. If you like our videos then please like, share and subscribe your own channel Dhaval Shah Engineering. आज हम देखने वाले हैं आपका खुद का सब्जेक्ट दैट इज एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग का लास्ट मिनट रिवीजन जो एग्जाम के दौरान आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर टुडेस कंटेंट। सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग में आपने जो पढ़ा था उसके अंदर तीन टाइप के कॉस्ट आते हैं। सबसे पहली कॉस्ट होती है दैट इज मटेरियल कॉस्ट। उसके बाद क्या आता है बच्चों? लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट। जैसे कि हमने हमारे वीडियोस में दिखाया है, इसके अंदर जो सब टाइप्स होते हैं वो यहाँ पे हमने दिखाया है, जैसे कि डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि मटेरियल हो, लेबर हो या फिर ओवरहेड हो, उस तीनों के तीनों में दो दो टाइप रहते हैं दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब अगर बात करें तो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जिसका डायरेक्टली अफेक्शन हमारी प्रोडक्शन पे होता है उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। और इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब कि जो कॉस्ट हमारे प्रोडक्शन पे अफेक्ट ना करे उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो उसी तरह अगर यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एग्जांपल्स दिखाए हैं, जैसे कि डायरेक्ट कॉस्ट की हम बात करें तो जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट मटेरियल में बोलते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ग्रीस, ऑयलिंग वगैरह जो आप यूज करते हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। लेबर कॉस्ट में स्टूडेंट्स क्या होगा? लेबर कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट की अगर हम बात करें तो जो वर्कर्स आपके वहां परमानेंट काम करते हैं, मतलब कि जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं लिया है, उसको आप डायरेक्ट लेबर कह सकते हो। जैसे कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की हम बात करें तो जो वर्कर आपके वहां कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो सिमिलरली उसी तरह हम बात करें ओवरहेड के बारे में। ओवरहेड में मेंटेनेंस का जो एक्सपेंस होता है उसको हम डायरेक्ट ओवरहेड कहते हैं। वो हम क्यों कहते हैं? क्योंकि एक सिंपल बात है कि आपकी वर्कशॉप में जो कोई भी काम हो रहा है उसके अंदर जो मेंटेनेंस है वो हमें रोज बरोज करना पड़ता है। मतलब कि वीकली करो, मंथली करो, उस हिसाब से आप मेंटेनेंस करते हो, तो उसको हम डायरेक्ट ओवरहेड कहते हैं क्योंकि वो हमें गिनना पड़ेगा। बट इनडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट की बात करें जैसे कि टेलीफोन का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स? वो जो बिल होता है वो फ्लक्चुएट होता है। तो ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इनडायरेक्ट ओवरहेड कहते हैं क्योंकि वो क्या होता है? वो जो बिल होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। इन योर नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी कैटलॉग प्राइस। स्टूडेंट्स कैटलॉग प्राइस क्या होता है? कैटलॉग प्राइस की बात करें, अगर ये सारी थ्योरीज आपको डिटेल में पढ़नी है तो नीचे प्ले लिस्ट में जाके आप सभी वीडियोस देख सकते हो क्योंकि वहां पे हमने डिटेलाइज समझा है। ये जो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं वो लास्ट मिनट रिवीजन है क्योंकि वो यहाँ पे हमने बहुत ही क्विकली लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे बच्चों तो वहां पे जाके आप वो वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद अवर कैटलॉग प्राइस। कैटलॉग प्राइस में क्या होगा? जैसे कि सबसे पहले हम प्राइम कॉस्ट लेते थे। प्राइम कॉस्ट में तीन कॉस्ट आती है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड थर्ड वन इज डायरेक्ट ओवरहेड। यहाँ पे हम जो कॉस्ट गिनेंगे वो सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट ही गिनेंगे, इनडायरेक्ट को काउंट नहीं करना। ठीक है, उसके बाद जो बात होती है दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या होगा कि प्राइम कॉस्ट प्लस जो आगे बात करते हैं फैक्ट्री है तो एफओएच आएगा। एफओएच का मतलब क्या होगा? एफओएच का फुल फॉर्म होता है फैक्ट्री ओवरहेड जो कि यहाँ पे हमने दिखाया है। उसके बाद नीचे कैरी फॉरवर्ड होगी दैट इज योर ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट की बात करें तो फैक्ट्री कॉस्ट जो आपको सेकंड स्टेप में मिली वही हमने वहां पे नीचे ले ली। उसके अंदर हमने ऑफिस की बात हो रही है बच्चों, तो एडमिन तो आएगा ही आएगा, तो एडमिन ओवरहेड हमने यहाँ पे अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद बात करें तो टोटल कॉस्ट आती है। टोटल कॉस्ट में क्या होगा कि जो ऊपर के स्टेप में आपको ऑफिस कॉस्ट मिली वही हमने नीचे ले ली। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, तो ऑफिस कॉस्ट हमने यहाँ पे ले लिया। उसके अंदर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, आपके जो इंजीनियर्स मार्केट में आपकी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग जो एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ पे आपको ऐड करने पड़ेंगे। गेन बहुत ही सिंपल है। फिर आगे क्या होगा? सेलिंग प्राइस जो कि होता है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो वो ऐड करने के बाद लास्ट में आपको आपकी कैटलॉग प्राइस मिल जाएगी। कैटलॉग प्राइस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कैटलॉग प्राइस मतलब कि ये जो रेट है वो आप मार्केट में जाके दोगे
और उसके हिसाब से आपके जो इंजीनियर्स है वो आपकी प्रोडक्ट मार्केट में सेल करें। सो इन योर नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी कैटलॉग प्राइस। कैटलॉग प्राइस का जो डायग्राम है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में डेफिनेटली आने के चांसेस रहते हैं, तो ये आपको जरूर नोट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे डीएमसी डीएलसी ओडी जब ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है। क्विकली बच्चों, क्विकली आप आगे देख सकते हो क्या आता था। डीएमसी डीएलसी ओडी ऐड करने के बाद आपको प्राइम कॉस्ट मिलती थी। प्राइम कॉस्ट में जब हमने एफओएच को मिलाया, प्राइम कॉस्ट में एफओएच को मिलाया तो हमें फैक्ट्री कॉस्ट मिली। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो रेक्टेंगल है उसके ऊपर टन बाय टन एक एक रेक्टेंगल ऐड हो रहा है। जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस रहते हैं वो यहाँ पे हमने ऐड करके दिए हैं। तो इस तरह जब आप सारी कॉस्ट को ऐड करोगे तो लास्ट में आप देख सकते हो वहां पे कैटलॉग प्राइस मिलती है। वहां पे कौन सी प्राइस मिलती है, कैटलॉग प्राइस यहाँ पे आपको मिलती है। इन योर नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट प्लीज नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपकी एग्जाम में डेफिनेटली इस बार आएगा ही आएगा। डेप्रिसिएशन जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है इट इज अ टर्म विच रिड्यूस द वैल्यू विथ इंक्रीज इन लाइफ। मतलब कि जो भी आपका मशीन है उसकी लाइफ जब बढ़ रही है तो उस दौरान क्या होगा, आपकी जो मशीन की रेट है वो डाउन होती जाएगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये जो मैंने जैसे बोला शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आने ही वाला है, तो आपको ये प्रिपेयर कर ही लेना है। डेप्रिसिएशन में क्या होगा कि जैसे मशीन की लाइफ बढ़ रही है उसके सामने क्या होगा, उसकी जो कॉस्ट है वो कम होती जाएगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। सो इन योर नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी ऑब्सोलेंस। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इस बार ये क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में आने वाला है। तो ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है, अ रिडक्शन इन कॉस्ट ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया कि पुराने जमाने की हम बात करें तो वहां पे क्या होता था कि जब आप म्यूजिक सुनते थे तो सबसे पहले ये जो ग्रामोफोन होता था वो यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद क्या होता है कि जो कैसेट्स आती थी वो यहाँ पे हमने दिखाई है। उसके बाद क्या हुआ, नया इन्वेंशन हुआ सीडी आई जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। उसके बाद एक नया इन्वेंशन आया, डीवीडी प्लेयर आने लगे जिससे हमें पता था कि जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो वहां पे बढ़ जाती है। उससे क्या होगा, उसके बाद आप नया इन्वेंशन देखो, यहाँ पे देख सकते हो यूएसबी पेन ड्राइव जो कि आप सब यूज करते ही हो और वो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूजिक्स आप वहां पे स्टोर कर सकते हो। उसके बाद जो नया इन्वेंशन आया दैट इज जो आजकल आप सब यूज करते हो, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्लेयर है, ये सब आप यहाँ पे अभी यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो रही है पुरानी टेक्नोलॉजी के जो दाम होते हैं वो गिर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, डेप्रिसिएशन में क्या हुआ था, डेप्रिसिएशन के अंदर हमने देखा था कि जब मशीन की लाइफ बढ़ती है तब दाम कम हुए, जबकि यहाँ पे क्या हुआ, नई टेक्नोलॉजी इन्वेंशन हुई उसके कारण पुरानी टेक्नोलॉजी के जो दाम थे वो कम हो गए। तो उसको हम सोलेंस कहते हैं। इन योर नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी अनदर टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे दो मेथड्स हमने दिखाई है। फर्स्ट है जो डेप्रिसिएशन फाइंड करने की मेथड है, फर्स्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकेंड वन इज सिंकिंग फंड मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन मेथड की फॉर्मूला होती है सी माइनस एस अपॉन एन। यहाँ पे अगर हम सी की बात करें तो वो होता है इनिशियल कॉस्ट, एस की बात अगर हम करें तो वो होता है स्क्रैप वैल्यू, और एन की बात करें नंबर ऑफ इयर्स कि आपका जो मशीन होता है उसने कितने साल काम किया है वो यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट मेथड आती है दैट इज योर सिंकिंग फंड मेथड, उससे भी आप डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकते हो। सिंकिंग फंड मेथड की फॉर्मूला क्या है, डी इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, डी इक्वल टू आर सी माइनस एस। ऊपर आप देख सकते हो सी माइनस एस तो है ही, तो आपको क्या याद रखना है, सिर्फ एक आर से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है। तो आर सी माइनस एस अपॉन वन प्लस आर रेस टू एन, वन प्लस आर रेस टू एन माइनस वन। ये हो गई आपकी सिंकिंग फंड की मेथड, सिंकिंग फंड की फॉर्मूला। तो इसके अंदर एक नई टर्म जो इंट्रोड्यूस हुई दैट इज आर। तो आर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में दिया होगा, तो जब आप उसको डिवाइडेड बाय 100 करोगे आपको आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो दिमाग में डाउट ये होता है कि सर इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है।
स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू होती है उसको सालाना फिक्स कर दिया है। जैसे कि जय नाम का एक बंदा है, उसने एक बाइक लिया है, और उसी बाइक की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर पे उसका मेंटेनेंस 1000 रुपीज आया। तो वहां पे फिक्स कर दिया। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होगा, फर्स्ट ईयर पे 1000 रुपीज, सेकेंड ईयर पे फिर से 1000, थर्ड ईयर पे फिर से 1000। तो यहाँ पे क्या होता है, उसको हम फिक्स कर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर पे 1000, तो सेकेंड ईयर पे वो 2000 हो जाएगा, थर्ड ईयर पे 3000, फोर्थ ईयर पे 4000। तो हर साल हम क्या करते हैं, उसके अंदर हजार हजार रुपए हमने वहां पे बढ़ा दी। तो प्रैक्टिकली लाइफ में ये पॉसिबल होता है? नहीं होता है। तो ये जो होता है डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेंटेनेंस होता है उसको फिक्स कर दिया है। जबकि सिंकिंग फंड में क्या होता है, सिंकिंग फंड की बात करें तो उसमें हर साल जो डेप्रिसिएशन होता है उसको रेट के फॉर्म में हम वहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं, रेट ऑफ परसेंटेज, जो कि आपने पढ़ा हुआ ही है। परसेंटेज ऑफ रेट है, उसके फॉर्म में हम वहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हर साल जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू होती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। वो किसके अंदर होता है, सिंकिंग फंड मेथड के अंदर। स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है। और जैसे कि मैंने बताया, डेफिनेटली आपकी एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें इस टाइप के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो डेफिनेटली वहां पे यूज होंगे। पहले जो हमने कैटलॉग प्राइस की थ्योरी देखी थी वो भी वहां पे बहुत काम की है, वो भी न्यूमेरिकल्स में उसके अंदर आ सकता है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो कि अभी तक अगर आपने जो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो नीचे जाके बेल आइकॉन पे आप प्रेस कर सकते हो और सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हो। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे कौन सा चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 2, दैट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करें तो इन नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी दैट दैट इज फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की बात होती है। फिक्स कॉस्ट की अगर बात करें तो थ्रू आउट द प्रोडक्शन जो फिक्स रहेगा उसको हम हिला नहीं सकते, तो उसको हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। जैसे कि आपका रेंटल हो, आप जिस जगह पे काम कर रहे हो वहां पे आप जो रेंट पे कर रहे हो तो उसको हम फिक्स कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, विद द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग योर प्रोडक्शन, मतलब कि जो आपका वॉल्यूम है, यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला भी आपको दिखाई है, V इक्वल टू ए इंटू क्यू, मतलब कि वॉल्यूम इक्वल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू क्वांटिटी के साथ हमने इसको कंपेयर किया है। यहाँ पे जो स्मॉल ए है उसको हम वेरिएबल कॉस्ट पर प्रोडक्ट बोलते हैं। अगेन मैं कहूंगा कि ये सारी चीज है वो भी न्यूमेरिकल्स में आपके बहुत काम में आने वाली है। तो वेरिएबल कॉस्ट आप देख सकते हो, उसके अंदर क्या होता है, थ्रू आउट द प्रोडक्शन वो बदलती रहेगी क्योंकि वो वेरी करती है। अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो वो कम होने के चांसेस रह जाते हैं, अगर आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है तो वो बढ़ने के चांसेस रह जाते हैं। यहाँ पे नीचे आप इन दोनों के ग्राफ भी देख सकते हो। फिक्स कॉस्ट का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ रहता है वो कैसा रहता है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो, पूरा एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है। इन योर नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी टोटल कॉस्ट। अब बच्चों जब फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को हम मिला दे तो क्या हो जाता है, दोनों को मिलाने के बाद हमें मिलती है हमारी टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जब हम दिखाते हैं तो उसका जो ग्राफ है वो भी यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो अगर एग्जाम में टोटल कॉस्ट आए तो इस तरह आप उसका ग्राफ भी वहां पे दिखा सकते हो। इन योर नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी ब्रेक इवन एनालिसिस, जो कि हमारे चैप्टर का टाइटल भी है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अब हम यहाँ पे क्विकली रिवाइज करेंगे। अगर ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में आपको डीप में पढ़ना हो तो आप नीचे प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर 2 के रिगार्डिंग जो भी वीडियोस दिखाए है वो वहां पे जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे हम इसको क्विक रिवाइज ले रहे हैं। ठीक है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस की अब बात करते हैं। यहाँ पे ग्राफ पे आप देख सकते हो कि जब आपकी वेरिएबल कॉस्ट और आपकी सेल्स रेवेन्यू जहां पे कंबाइन हो जाती है तो वहां पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है कि जब नो प्रॉफिट और नो लॉस, प्रॉफिट भी नहीं है लॉस भी नहीं है, और बैलेंस की जो सिचुएशन आ गई तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होगा कि कंपनी को वहां पे प्रॉफिट भी नहीं होगा या लॉस भी नहीं होगा। तो वो आपके लिए एक सिंपल टर्म होगी कि जब भी एग्जाम में ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन आए तो आपको क्या करना है, एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पे, अब ध्यान से देखिएगा। अ पॉइंट एट विच नो प्रॉफिट एंड नो लॉस इज गिवन इज कॉल्ड योर ब्रेक इवन पॉइंट। जिस पॉइंट पे
प्रॉफिट भी नहीं हो रहा और लॉस भी नहीं हो रहा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगर ब्रेक इवन एनालिसिस पे शॉर्ट नोट आई तो आप क्या करोगे? अगर उसके ऊपर शॉर्ट नोट आई तो आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। वही ग्राफ आपको यहाँ पे दिखाना है और ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में थोड़ा बहुत वहां पे समझा देना है। आप उसका इंपॉर्टेंस, ब्रेक इवन पॉइंट, उस सब की डेफिनेशन वहां पे दिखा सकते हो। इन योर नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। स्टूडेंट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है? आगे की स्लाइड में हमने देखा कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब होता है प्रॉफिट भी नहीं होता और लॉस भी नहीं होता, मतलब कि बीच वाली सिचुएशन आ जाती है। तो क्या आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो क्या आप घाटे में जाके बिजनेस करोगे? बच्चों, नहीं करोगे आप, क्योंकि लॉस थोड़ी करना है हमें। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक सेफ्टी चाहिए कि अगर इतना प्रोडक्ट हमने मार्केट में सेल कर दिया तो हमें मुनाफा होगा ही होगा। तो वो जो बात हो रही है उसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि जो ब्रेक इवन क्वांटिटी जैसे कि Q1 है और मैक्सिमम प्रोडक्शन जो कि Q2 है, इन दोनों के बीच का जो फासला है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं, विच इज Q2 माइनस Q1। जो Q2 माइनस Q1 है उसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को डिनोट किससे करते हैं? उसको हम दिखाएंगे डेल्टा से, जो कि हमने फॉर्मूला में दिखाया है। डेल्टा इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इज द फॉर्मूला ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? ये जो फॉर्मूला है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो जो हमें आंसर है वो परसेंटेज के फॉर्म में मिल जाएगा। इन योर नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी नाउ, अब हम आगे जाएंगे चैप्टर 7 के ऊपर। मैं फिर से एक बार कहूंगा, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज आप हमें अपना प्यार जो है वो हमें दीजिए। प्लीज इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आगे भी हम इस तरह के वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इन योर नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी बजट एंड बजटरी कंट्रोल। स्टूडेंट्स प्लीज नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब होता है कि जो कंपनी होती है वो अपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाती है। बहुत ही सिंपल बात है। तो वो जो फाइनेंशियल पॉलिसीज होती है उससे क्या होगा कि कंपनी साल दौरान जो भी खर्चा करने वाली है उसका एक टेंटेटिव प्लानिंग होता है, उसका एक प्लानिंग होता है। इस प्लान के ऊपर आपकी जो कंपनी होती है वो आगे जाके काम करेगी, तो उसको हम बजट कहते हैं। आगे बात करते हैं बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल मतलब क्या होता है कि आपकी कंपनी ने जो आपको एक बार बजट दे दिया, फिर उसको हैंडलिंग करने की जो प्रोसेसेस होती है, जो मेथड्स होती है, वो मेथड्स को हम क्या कहते हैं? बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल हम किसको कहते हैं? कि ये जो प्रोसेसेस होती है जिससे हमारा जो बजट है उसको हम कंट्रोल करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बजटरी कंट्रोल। इन नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी टाइप्स ऑफ बजट। अब टाइप्स ऑफ बजट पे जाने से पहले आपको लगा होगा कि सर क्यों आपने चैप्टर 2 के बाद डायरेक्टली चैप्टर 7 ले लिया? तो चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 7 का लेने का रीजन यही है कि चैप्टर 7 जो है बजटिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, उसके अंदर थियोरेटिकल क्वेश्चंस बहुत है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मार्क्स होते हैं वो बहुत ही इजीली हमें मिल जाते हैं। तो इसीलिए हमने चैप्टर 7 लिया है, क्योंकि वो तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट में यहाँ पे हमने दिखाया है सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट। ठीक है। उसके बाद बात करें मटेरियल बजट, लेबर बजट, प्रोडक्शन बजट, प्लांट बजट, और लास्ट में हमने दिखाया है दैट इज मास्टर बजट। तो स्टूडेंट्स, सेल्स बजट क्या होता है कि जो आपके इंजीनियर्स मार्केट में जाके सेलिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सा बजट बनता है? सबसे पहले बनता है सेल्स बजट। सेल्स बजट क्यों बनता है? क्योंकि जो बंदा आपकी कंपनी में से मार्केट में जा रहा है और प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो उसको हमें एक मार्जिन देना पड़ता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, उसको कस्टमर को इम्प्रेस करना होता है। तो कई बार क्या होता है, उसको गिफ्ट देनी पड़ती है, हमें क्या, उसको ऑफर देनी पड़ती है। तो उसके हिसाब से सेल्स बजट में वहां पे स्पेशल मार्जिन हम देते हैं। तो सबसे पहले कोई भी कंपनी में जब बजट बनेगा तो वो सेल्स बजट बनेगा। उसके बाद प्रोडक्शन का बजट बनता है कि जो वर्कशॉप में हमारे वर्कर्स है, हमारे टेक्नीशियंस है, इंजीनियर्स है, वो सारे जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसको एक स्पेशल बजट वहां पे दिखाया, मतलब कि वहां पे वो दिए जाएगा। तो इसी तरह फिर मटेरियल बजट बनता है, लेबर बजट बनता है। लास्ट में कौन सा बजट बनता है? दैट इज योर मास्टर बजट। मास्टर बजट को हम क्या कहते हैं? जैसे कि हमने हमारे वीडियो में कई बार कहा है, दिस इज बाप ऑफ ऑल बजट।
मास्टर बजट में क्या होगा कि ये सारे बजट्स है, उसको जब आप कंबाइन करोगे तब जो बजट बनेगा उसको हम मास्टर बजट कहते हैं। इन योर नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स फिर से मैं कहूंगा नोट कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट का जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ ही सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो क्वेश्चन रहता है वहां पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। जब भी आप इसकी डेफिनेशन बना रहे हो, ये जो एक टर्म है लीगल डॉक्यूमेंट, वो आपको डेफिनेटली मेंशन करना है। तो इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट बिटवीन टू पार्टीज, मतलब कि एक पार्टी जो मैन्युफैक्चरर है और दूसरी पार्टी है जो परचेजर है, मतलब कि वहां पे जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसको वो वहां पे परचेज करेगी। So it is a legal document between you and your customer. What we can say, it is a legal document between you and your customer. जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो और सामने जो खरीद रहा है, उन दोनों के बीच में जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इन योर नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे अभी हमने उसके जो टाइप्स है वो दिखाए। कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स कौन कौन से रहते हैं, जैसे कि लमसम कॉन्ट्रैक्ट है, फर्स्ट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है लमसम कॉन्ट्रैक्ट। लमसम कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हम उसको दे देते हैं कि मटेरियल भी तुम्हारा, लेबर भी तुम्हारा, तुम बस हमें सिर्फ ये चीज बना के दे दो, तो उसको हम लमसम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो फुल कॉन्ट्रैक्ट। फुल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको मटेरियल, लेबर, वो सारी डिटेल्स वहां पे वो आपको देगा, तो उसको हम फुल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उसके बाद होता है मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। अभी किसी को ऐसा लगा कि मटेरियल मैं लाके दूंगा, तुम सिर्फ अपनी लेबरेज बोलो, तो उसको हम मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि मटेरियल जो होता है वो हम खुद लाके देते हैं और लेबर जो होती है वो कॉन्ट्रैक्टर की होती है। तो इसी तरह बाकी के टाइप्स भी, आप अगर आपको इसके बारे में पढ़ना हो तो नीचे प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी के जो वीडियोस है जिसके अंदर हमने ये सारे कॉन्ट्रैक्ट वहां पे समझा के रखे। इन योर नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी कंडीशंस इन कॉन्ट्रैक्ट। आपको जो कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशंस लेनी है, तो बहुत ही क्विकली हम देख लेते हैं। सबसे पहले है बैड वर्कमैनशिप, उसके बाद होता है डिले इन वर्क। अगर आपने जो काम किया दिया है सामने कॉन्ट्रैक्टर को और वो पूरा काम प्रॉपरली नहीं कर रहा है तो फिर क्या करोगे, तो उसके रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करना पड़ता है, तो उसको हम बैड वर्कमैनशिप बोलते हैं। डिले इन वर्क, अगर काम 2 महीने में खत्म करना था और 2 महीने में नहीं हुआ तो क्या करोगे, आप उसको जाके मारोगे, मार तो नहीं सकते, तो उसके ऊपर हम क्या लीगल एक्शन लोगे, हम क्या लीगल एक्शन लेंगे वो वहां पे हमने दिखाया है। तो दैट इज डिले इन वर्क। अगर वर्क में देरी हुई तो आपको क्या करना है वो भी उसमें लिख देना है। उसके बाद हायरिंग ऑफ मशीनरी, आपने एक बार उसको काम दे दिया, फिर वो हर दूसरे तीसरे दिन आप आगे आपको बोलेगा कि सर मुझे ये मशीन चाहिए, मुझे ये मशीन चाहिए, तो क्या आप उसको लाके दोगे, आप उसको नहीं दोगे। तो वो जो मशीनरी की इंफॉर्मेशन है वो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो कंडीशंस है वो किसी भी कंपनी के साथ जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इतनी चीज तो आपको डेफिनेटली वहां पे दिखानी ही दिखानी रहती है। ठीक है, लास्ट जो रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा जो बिजनेस होता है वो इसी के लिए होता है, मोड ऑफ पेमेंट। पेमेंट कैसे लेंगे, मतलब कि एडवांस में लेना है, कितनी अमाउंट लेनी है, उसके बाद हम लेंगे काम खत्म होने के बाद तो कितनी अमाउंट लेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर रिफर होनी चाहिए। कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हो तो ये जो सारी कंडीशंस है वो डेफिनेटली वहां पे होनी चाहिए। इन योर नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी टेंडरिंग। ये जो चैप्टर नंबर 7 है इसमें केवल 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर। सबसे पहले क्या आएगा, बजट, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट और तीसरी चीज रहेगी आपका टेंडरिंग। तो टेंडरिंग का मतलब क्या होता है, जब आपके बिजनेस के लिए आप कोई भी कोटेशन या फिर कोई भी एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में या फिर ऑनलाइन सेक्शन पे कहीं पे भी दे रहे हो तो उसको हम टेंडरिंग बोलते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी टाइप्स ऑफ टेंडरिंग। टेंडरिंग के कौन कौन से टाइप है, यहाँ पे स्टूडेंट्स में एक चीज बोलना चाहूंगा, जब टाइप्स ऑफ टेंडरिंग आते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसके 2 टाइप लिख देते हैं, मैन्युअल टेंडरिंग और ई टेंडरिंग। अगर आपने ये लिख दिया तो वो गलत होगा। वो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि टेंडरिंग के टाइप्स कौन से होते हैं, ओपन टेंडरिंग, लिमिटेड टेंडरिंग एंड सिंगल टेंडरिंग, ये उसके टाइप है। तो ओपन टेंडरिंग में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखा है इट इज ओपन फॉर ऑल। अगर ये एडवर्टीजमेंट आपने दी है इट इज ओपन फॉर ऑल, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे आके आपका जो टेंडर होता है वो फिलअप कर सकता है। उसके बाद क्विकली लेते हैं लिमिटेड टेंडरिंग। लिमिटेड टेंडरिंग में क्या होता है, इट इज ओपन फॉर रिस्ट्रिक्टेड फर्म्स। हमने एक लिस्ट बनाया है जिसके अंदर 10 कंपनी 15 कंपनी होगी,
उसके लिए ही ये ओपन होगा, उसके अलावा कोई अप्लाई नहीं कर सकेगा। ठीक है। लास्ट जो होता है दैट इज सिंगल टेंडरिंग। अभी नाम के अंदर ही इसका मीनिंग है। सिंगल टेंडरिंग में क्या होगा कि जो टेंडर है वो सिर्फ एक ही पार्टी के लिए है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो वो पार्टी है उसको जाके ही हम वो गिफ्ट थमा देते हैं कि भाई ये काम तुझे ही मुझे करके देना है। तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल टेंडरिंग, जो कि बहुत ही सिंपल है। आगे देखते हैं दैट इज मोड्स ऑफ टेंडरिंग। जैसे कि अभी आगे हमारी बात हुई मैन्युअल टेंडरिंग और ई टेंडरिंग के बारे में, तो वही अब हम दिखाएंगे। इसको कहते हैं मोड्स ऑफ टेंडरिंग, कि आप जो टेंडर है वो किस तरह फिलअप कर सकते हो। तो उसके लिए दो मोड है। एक है मैन्युअल टेंडरिंग जो कि बहुत ही पुराने जमाने से चलता आता है। इसके अंदर क्या होगा कि जो टेंडरिंग होता है उसको हम पेन से फिलअप कर दें, जो उसका फॉर्म होता है उसको हम पेन से फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, वो टेंडर है वो हम सामने वाले को सबमिट करेंगे, वो लोग कवर ओपन करेंगे, उसके बाद उसको देखेंगे भी ऑफर दी है वो कैसी है, सब अच्छी है कि नहीं है। और फिर लास्ट में टेंडर क्लोज होगा कि भाई इस पार्टी को हमने ऑर्डर दिया है। तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस होती है पेमेंट की प्रोसेस, वो सब मैन्युअली होता है। नेक्स्ट यू कैन सी दैट इज ई टेंडरिंग। स्टूडेंट्स, ई टेंडरिंग में क्या होगा, सारी प्रोसेसेस कंप्यूटर पे होती है, तो वो हमारे लिए भी इजी हो जाता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहां पे ई टेंडरिंग होता है। क्यों होता है कि ई टेंडरिंग के थ्रू आप पूरा टेंडर होता है वो कंप्यूटर पे जाके ही फिलअप करोगे। वहां पे जो पेमेंट होता है वो भी ऑनलाइन करना पड़ता है। वो हम कैसे करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन मोड से ही आप पेमेंट करोगे। तो सारी टेंडरिंग की प्रोसेस वहां पे ऑनलाइन होगी। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप। फर्स्ट वन इज मैन्युअल की वहां पे सब पेन से लिखना पड़ेगा, लिखाई पढ़ाई वो सब आएगी। एंड सेकेंड वन इज योर ई टेंडरिंग की वहां पे जो होगा वो ऑनलाइन प्रोसेस होती है। इन नेक्स्ट स्लाइड अब हम क्या करेंगे, चैप्टर 3 के ऊपर मूव ऑन हो रहे हैं। जैसे कि हम कभी से बता रहे हैं आपको कि अगर पसंद आ रहा है तो आप नीचे जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इन नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी चैप्टर नंबर 3 विच इज कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग। उसके अंदर हम देखेंगे कॉस्ट एलिमेंट ऑफ आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के अंदर कौन कौन से कॉस्ट आते हैं, तो लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट। ये तीन तो हमें लिख ही देने हैं सब में। बट आर्क वेल्डिंग में जो वेल्डिंग होता है वो किससे होता है, इलेक्ट्रोड और करंट के मदद से होता है, जो कि हमने हमारे प्लेलिस्ट में जो वीडियोस है उसमें जाके आप वहां पे देख सकते हो। वहां पे हमने डिटेल में समझाया है कि ये कैसे मतलब ये वेल्डिंग होता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि जब आर्क वेल्डिंग की बात हो रही है तो पावर की कॉस्ट आपको गिननी पड़ेगी। इन नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी अ प्रोसीजर। एक प्रोसीजर है जो आर्क वेल्डिंग में आपको फॉलो करनी है। आर्क वेल्डिंग में सबसे पहले आपको क्या कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रोड शोधना पड़ेगा, मतलब कि कंजप्शन जो इलेक्ट्रोड होता है वो आपको वहां पे फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो लेबरेज का टाइम और लेबरेज की कॉस्ट और फिर ओवरहेड कॉस्ट। तो ये सारी कॉस्ट जब आप मिला दोगे तो आपको आपके आर्क वेल्डिंग की कॉस्ट मिल जाएगी। इन नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी कॉस्ट एलिमेंट्स ऑफ गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में और आर्क वेल्डिंग में एक ही चीज का डिफरेंस है। कॉस्टिंग के लेवल पे बात करें तो यहाँ पे हम टेक्निकल टर्म्स पे नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आर्क वेल्डिंग में पावर कॉस्ट आती थी, तो गैस वेल्डिंग में कौन सी कॉस्ट आएगी, गैस वेल्डिंग के अंदर गैस की कॉस्ट आएगी। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, गैस की जो कॉस्ट है वो गिननी पड़ेगी। तो यहाँ पे पावर कॉस्ट की जगह पे गैस कॉस्ट आ जाएगा। इन नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी अगेन अ प्रोसीजर ऑफ गैस वेल्डिंग। कॉस्ट एलिमेंट की जो प्रोसीजर रहती है वो गैस वेल्डिंग के बारे में अब यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेल्डिंग टाइम निकाल लेते हैं, जो कि हमने आगे भी लेक्चर्स में समझाया हुआ है। टाइम की फॉर्मूला लेती है लेंथ अपॉन स्पीड इनटू ऑपरेटिंग फैक्टर। यहाँ पे जो रहते हैं उससे हम फाइंड करेंगे। उसके बाद जो गैस की कॉस्ट है जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों की कॉस्ट निकाल लेनी है। ऑक्सीजन मतलब O2 एंड एसिटिलीन मतलब C2H2। उसके बाद ओवरहेड कॉस्ट, इन सबको हम मिलाएंगे तो हमारी जो गैस वेल्डिंग की कॉस्ट है वो यहाँ पे हमें मिल जाएगी। आगे देखते हैं। अगर वीडियोस फिर से मैं बोलूंगा पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आगे मूव ऑन होते हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि है फॉर्जिंग और कास्टिंग के बारे में। फॉर्जिंग के प्रोसेस में क्या होता था, यहाँ पे जब हमने वो स्टडी किया था कि फॉर्जिंग के अंदर जो आपकी मेटल होती है उसको हम गर्म कर देते हैं, फिर उसके ऊपर एक्सटर्नली प्रेशर देते हैं, तो वहां पे जो आपका शेप है वो डिजायरेबल जो शेप है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जैसे कि फॉर्जिंग लॉस। फॉर्जिंग लॉस में कौन सा लॉस है, तो सबसे पहले स्केल लॉस। स्केल लॉस हम क्या करेंगे, 6% ऑफ नेट वेट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दैट इज फ्लैश लॉस।
फ्लैश लॉस में क्या होगा कि 20 mm वाइड हमने वर्क पीस को रखा है और 3 mm थिक रहते हैं, मतलब कि जब वर्क पीस को मुझे निकालना है तो वो पोर्शन से मैं उठा के वहां पे उसको निकालूंगा, फिर जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कट करके फेंक दूंगा, तो वो हो गई लॉस की बात। लॉस में एक चीज आपको खास याद रखनी है कि जो भी लॉस है वो हमें माइनस करना है, तो हो सके उतने कम लॉस होने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपका जो रॉ मटेरियल होता है वो वहां पे वेस्ट होता है। ठीक है, इन नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी अनदर टू टाइप ऑफ फॉर्जिंग लॉसेस। बाकी के दो टाइप्स है वो यहाँ पे दिखाए, टंग लॉस और उसके बाद जो होता है दैट इज शियर लॉस। टंग लॉस में क्या होगा कि 2 to 3 सेंटीमीटर हम वहां पे स्टॉक लेंथ रखते हैं, मतलब कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो जो हमारा जॉब होता है वो गर्म होता है, तो जब उसको हम उठा के बाहर लाएंगे तो उसके लिए वहां पे एक 2 to 3 सेंटीमीटर का पोर्शन हमने रखा है, जिससे क्या होगा कि आप जो आपका हैंडल है वहां से उसको ग्रिप करके बाहर ले सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं टंग लॉस। टंग को फिर क्या होता है, जॉब खत्म होने के बाद जो एक्स्ट्रा टंग होता है उसको हमें निकाल देना पड़ता है। उसके बाद आप देख सकते हो दैट इज शियर लॉस। अगर आपके पास 100 सेंटीमीटर या फिर मीटर कोई भी यूनिट हो, उसका 100 सेंटीमीटर लेंथ का सपोज एक रॉड है, उसके अगर हमें 3 पार्ट करने हैं, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो जो 3 पार्ट है वो हमें 33 सेंटीमीटर के मिले, तो इसका मतलब क्या हुआ, एट द एंड ऑफ योर कटिंग प्रोसेस जो आपकी मेटल है वो लॉस होगी। 1 सेंटीमीटर की आपकी मेटल है वो लॉस हो रही है, वो क्यों हो रही है, क्योंकि आप जिस कटर से उसको कट कर रहे हो उसकी जो थिकनेस होगी उतना मटेरियल वहां पे वेस्ट होगा, तो इसको शियर लॉस बोलते हैं, जो कि कटिंग के दौरान होता है। इन नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी कॉस्ट एलिमेंट ऑफ फॉर्जिंग प्रोसेस, जैसे कि 3 एलिमेंट है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, इन तीनों को आप मिलाओगे तो फॉर्जिंग कॉस्ट आपको मिल जाएगी। इन नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी कास्टिंग के बारे में। अब देखते हैं कास्टिंग में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट इज पैटर्न अलाउंसेस। तो जिस टाइप के पैटर्न अलाउंसेस है जैसे कि श्रिंकेज है, डिस्टोर्शन है, ड्राफ्ट अलाउंस है, उसके बाद बात करें तो मशीनिंग अलाउंस है, और लास्ट में देखते हैं दैट इज शेक अलाउंस। तो इस टाइप के जो अलाउंसेस है वो भी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। इस अलाउंसेस के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो प्रीवियस वीडियोस में जाके आप वहां पे देख सकते हो। इन नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड ऑन चैप्टर नंबर 5, जो कि है कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ मशीन पार्ट। फ्रेंड्स मैं एक चीज खास बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ये जो चल रहा है वो लास्ट मिनट रिवीजन है। अगर आप इतना ही देख के जाओगे और एग्जाम में जाओगे तो मार्क्स तो आपको डेफिनेटली मिलने ही वाला है, बट अगर आपको प्योरली पूरा सब्जेक्ट थरली पढ़ना है तो उसके लिए आपको जो सब वीडियोस है जो कि इस सब्जेक्ट के हमने न्यूमेरिकल के साथ डिटेल में बनाए, वो सब वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इन नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी मशीनिंग टाइमिंग फॉर डिफरेंट लेथ ऑपरेशंस, जो कि चैप्टर 5 में आता है, कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ मशीन पार्ट। तो यहाँ पे हमने एक शॉर्ट ट्रिक आपको दिखाई है कि जब आप लेथ के ऑपरेशन ले रहे हो जैसे कि टर्निंग है, नर्लिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हो टर्निंग है, नर्लिंग, ड्रिलिंग या फिर चैम्फरिंग, ये सारे ऑपरेशन जब आप ले रहे हो तो टाइम की फॉर्मूला फिक्स है। टाइम की फॉर्मूला फिक्स है दैट इज टी इक्वल टू एल अपॉन एफ इंटू एन। यहाँ पे अगर एन की बात करें तो एन आप कैसे फाइंड करोगे, एन हम फाइंड करेंगे 100 इंटू एस, एस मतलब स्पीड, डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी, डी मतलब डायमीटर। तो ये जो एन है वो आपको आरपीएम के फॉर्म में मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें एल इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टॉक एंड एफ इक्वल टू स्पीड की जो रेट होती है वो यहाँ पे हम देंगे। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके लिए क्यों इजी बना दिया कि आपको टर्निंग, नर्लिंग, ड्रिलिंग कोई भी ऑपरेशन का अगर न्यूमेरिकल आए कि थ्योरी आए, उसके अंदर आपको जो फॉर्मूला लिखनी है वो यहाँ पे फिक्स हो गई दैट इज टी इक्वल टू एल अपॉन एफ इंटू एल। वो आप लिख दोगे तो आपका जो आंसर है वो वहां पे आपको मिल जाएगा। इन अवर नेक्स्ट स्लाइड नाउ यू कैन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1। ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस से यहाँ पे दिखाया है कि चैप्टर नंबर 1 में ये जो क्वेश्चंस है वो आप देखोगे तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी चैप्टर नंबर 2 ब्रेक इवन एनालिसिस जो था उसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मेरे हिसाब से वो मैंने यहाँ पे दिखाया है। डेफिनेटली मेरे एक्सपीरियंस से मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूरी आपकी एग्जाम में आने ही वाला है। इन नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3। उसके बाद देख सकते हो चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट स्लाइड में आपके चैप्टर नंबर 4 जो है उसके अंदर जो क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं वो आपको रिफर करने हैं। उसके बाद आप देख सकते हो दैट इज ऑफ चैप्टर नंबर 5 कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ मशीन पार्ट।
इसके अंदर आपको ये सारे जो क्वेश्चंस है वो वहां पे रिफर करने हैं। एंड एट लास्ट मेरे हिसाब से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, क्योंकि ये पूरा थियोरेटिकल है, बजटिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो। तो डेफिनेटली कोई भी स्टूडेंट हो और उसको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो ये चैप्टर तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है, क्योंकि ये एक ही चैप्टर है जिसके अंदर आप अपने जनरल नॉलेज से भी आपके आंसर वहां पे देख सकते हो। होप यू लाइक अवर वीडियोस। इफ यू लाइक अवर वीडियोस देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल धवल शाह इंजीनियरिंग। थैंक यू।